हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप की इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक बल गतिकी की अपन बात करते हैं तो इसमें अपनी चर्चा चल रही है अभिक्रिया के वेग से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में कितना परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया का वेग होता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अथवा उत्पादों की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सिंपल से अपन बात करें तो क्रियाकारक की सांद्रता में इकाई समय में कितना परिवर्तन हुआ या फिर उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में कितना परिवर्तन हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एक बात कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो जब प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे क्रियाकारकों की सांद्रता घटती जाती है और उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। भाई, क्रियाकारक किसी भी अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक क्या होते हैं, क्रिया करके ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्रियाकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्रियाकारक जब लगातार क्रिया कर रहे हैं, क्रियाकारक जब लगातार क्रिया कर रहे हैं तो क्रियाकारक जो होते हैं ना उनकी सांद्रता लगातार कम होती जाएगी और निरंतर उत्पाद बनते जा रहे हैं, इसलिए उत्पादों की सांद्रता लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसी चीज को अपन आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं, यानी उसी के आगे का पार्ट अपन यहाँ पर लेते हैं। और वो चीज है कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक के उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको अपन आरेख के अनुसार बताएं। मैंने आपको बताया था कि समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रताएं लगातार घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। इस पूरे प्रक्रम को यदि ग्राफ के माध्यम से समझाएं तो वो ग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाएं तो आपको पता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता लगातार क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्रियाकारकों की सांद्रता लगातार क्या होती जाएगी, देखो घटती जा रही है और उत्पादों की सांद्रता लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से तो इस ग्राफ के माध्यम से इस चीज को आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कोई सिंपल यहाँ पर हार्ड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, यानी कि समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। इस चीज को अपन बात करें तो इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं। सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाए तो उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ती जाएगी, क्रियाकारकों की सांद्रता लगातार घटती जाएगी। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप लोग इस चीज को बता सकते हैं। आगे बात करें अपन तो देखो भाई, इसके बाद इस ग्राफ के बाद अपन बात करते हैं तो देखो अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कोई भी अभिक्रिया जो होती है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया का समय जो होता है ना वो चरघातांकी रूप से घटता जाता है। भाई एक बात बताओ, कोई भी अभिक्रिया मान लेते हैं कि 2 मिनट में संपन्न होने वाली है। अब अभिक्रिया 2 मिनट में संपन्न होने वाली है तो जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो आपको पता है ना उसका समय लगातार घटता जाएगा। भाई जब अभिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो जो 2 मिनट फिक्स थे ना उसके, वो लगातार क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। भाई लगातार समय क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि लगातार वो प्रारंभ होने के बाद 2 मिनट की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। यानी कि क्या होगा यहाँ पर कि अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वो समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता जाता है। यानी कि जो आपका अभिक्रिया का वेग होगा वो समय के घटने के साथ ही अभिक्रिया का वेग भी लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रियाकारक लगातार क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्रियाकारक समाप्ति के कगार पर होंगे और उत्पाद जो होंगे वो भी लगभग निर्मित होने के कगार पर होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समय के साथ चरघातांकी रूप से क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और ये जो घटने की कंडीशन है इसको आप लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखो, वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाया तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस प्रकार से लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यानी वेग पहले इतना था
और समय के साथ वेग क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तीव्रता से घटता है। देखो प्रारंभ में ग्राफ का ढाल जिससे तिरछा है बिल्कुल, प्रारंभ में तीव्रता से अभिक्रिया का वेग घटता है। और तीव्रता से क्यों घटता है, क्योंकि वेग का वक्र अनंत स्पर्शी होता है। वेग का वक्र क्या होता है, अनंत स्पर्शी वक्र होता है, यानी कि ये वक्र जो होगा अनंत समय पर जाकर क्या होगा, समय x के सापेक्ष स्पर्श करेगा। ठीक है, और अनंत स्पर्शी होने का मतलब ये हुआ कि इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, यानी कि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में अनंत समय लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया जो होती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उस अभिक्रिया का वेग समय के साथ चरघातांकी रूप से लगातार घटता रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्रियाकारकों की सांद्रता घट रही है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है। एक समय तो ऐसा आएगा ना मेरे विद्यार्थियों कि क्रियाकारक पूरी तरह से क्रिया करके उत्पादों में बदल जाएंगे। ठीक है ना, और उसी समय पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब वही तो अपन बात कर रहे हैं कि क्रियाकारकों की सांद्रता लगातार घट रही है, उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और कैसे घटेगा इस चीज को समझना है, तो उसको अपन इस ग्राफ की सहायता से यहाँ पर समझ रहे हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटता जाता है। और प्रारंभ में ये तेजी से घटता है, बाद में ये धीरे धीरे घटने लग जाता है। और इसका पता अपन को कैसे चलता है, वो इस ग्राफ से चलता है, क्योंकि ये ग्राफ अनंत स्पर्शी होता है। अनंत समय पर जाकर क्या करेगा, ये समय अक्ष को स्पर्श करेगा, यानी इसको टच कब करेगा, ये अनंत समय पर जाकर इसको टच करेगा। और इससे ये पता चलता है कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक है, तो ये थी बात अपने एक सामान्य सी यहाँ पर कि अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता में कैसे परिवर्तन आता है, उत्पाद की सांद्रता में कैसे परिवर्तन आता है, साथ ही यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वो समय के साथ किस प्रकार से घटता है, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। आगे बात करें औसत वेग के बारे में, तो देखो किसी संपूर्ण अभिक्रिया का औसत वेग एक अर्थहीन शब्द है। देखो वेग की अपन बात करते हैं तो बहुत सारे वेग अपन पढ़ने वाले हैं, औसत वेग है, तात्क्षणिक वेग है, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। औसत वेग की अपन बात करें तो देखो किसी भी संपूर्ण अभिक्रिया के लिए औसत वेग एक अर्थहीन शब्द माना जाता है। क्यों है अर्थहीन, इसके बारे में बात करें तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका वेग चरघातांकी रूप से घटता है, ये अपन ने देखा है। आरंभ में तेजी से घटता है और धीरे धीरे घटता हुआ अंत में उपेक्षणीय हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका वेग लगातार घटता जा रहा है। अब औसत वेग कैसे निकालेंगे अपन कि भाई प्रारंभिक वेग ले लिया और अंतिम वेग ले लिया। अब आपको पता है अंतिम वेग तो 0 होना है, अंतिम वेग तो क्या होना है, 0 होना है, क्योंकि अभिक्रिया जो होती है वो कभी न कभी तो बंद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अंतिम वेग तो 0 होना है, उपेक्षणीय होना है, तो अंतिम वेग से तो कोई मतलब आया नहीं, केवल प्रारंभिक वेग आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी संपूर्ण अभिक्रिया के लिए औसत वेग को ज्ञात करना एक अर्थहीन बात है, यानी कि औसत वेग ज्ञात करने से कोई मतलब आता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया का वेग लगातार चरघातांकी रूप से घटता जा रहा है और एक समय ऐसा तो आएगा जब अभिक्रिया अनंत समय पर जाकर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी अभिक्रिया का वेग 0 हो जाएगा। और अभिक्रिया का वेग 0 हो गया तो अंतिम वेग से कोई मतलब रहा ही नहीं, अपने पास केवल क्या है, प्रारंभिक वेग है। और केवल एक वेग की सहायता से अपन औसत वेग यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो अपन संपूर्ण अभिक्रिया में औसत वेग जो है वो ज्ञात नहीं कर पाते, परंतु यदि उस अभिक्रिया के छोटे से समय अंतराल की बात करें, उस अभिक्रिया में किसी छोटे से समय अंतराल की बात करें तो उस समय अंतराल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि परंतु किसी भी छोटे समय अंतराल के लिए औसत वेग की गणना अपन कर सकते हैं। और समय अंतराल जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया है समय परास T1 से T2 तक सांद्रता C1 व C2 आपको दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाए कि औसत वेग क्या होता है, तो भाई देखो यहाँ पर T1 समय पर सांद्रता C1 है, T2 समय पर सांद्रता क्या है, C2 है। ये आपको सांद्रता समय आरेख यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें बताया है कि T1 समय पर सांद्रता C1 है और T2 समय पर सांद्रता C2 है। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा, इसको अपन को निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे,
v बार बराबर लिखेंगे प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, बाद वाली सांद्रता C2, पहले वाली क्या थी C1, तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, ये सांद्रता में परिवर्तन हुआ बटे समय में परिवर्तन कितना हुआ, तो T2 माइनस T1 अपन कर देंगे। अब C2 माइनस C1 को अपन क्या लिख सकते हैं, परिवर्तन के रूप में डेल्टा C लिख सकते हैं, और T2 माइनस T1 को अपन परिवर्तन के रूप में डेल्टा T लिख सकते हैं। तो अपने पास औसत वेग का फॉर्मूला आ जाता है V बार बराबर प्लस माइनस डेल्टा C बटे डेल्टा T आ जाता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देखो प्लस जो होता है वो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है, इसलिए प्लस लगाते हैं। और माइनस जो होता है यहाँ पर वो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शा रहा है, यानी कि क्रिया कारक की सांद्रता लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है। और ये अपन ने क्रिया कारक की सांद्रता के लिए ही ग्राफ लिया है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको औसत वेग के बारे में सामान्य सी जानकारी यहाँ पर दी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखें कि किसी संपूर्ण अभिक्रिया के लिए औसत वेग एक अर्थहीन शब्द है। क्यों अर्थहीन है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का वेग चरघातांकी रूप से घटता है, अर्थात आरंभ में तेजी से घटता है और बाद में धीरे धीरे घटता हुआ अंत में उपेक्षणीय हो जाता है। यानी कि जब अंत में पूरी तरह से अभिक्रिया बंद हो चुकी है, अभिक्रिया का वेग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो प्रारंभिक वेग से तो अपन औसत वेग ज्ञात कर नहीं पाएंगे, यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करना संभव नहीं है। परंतु किसी छोटे समय अंतराल के लिए औसत वेग की गणना अपन कर सकते हैं। जैसे आपको एक समय अंतराल दे दिया कि T1 से T2 के मध्य सांद्रता C1 और C2 आपको दी हुई है, तो सांद्रता समय आरेख से औसत वेग निकालो तो आराम से अपन निकाल सकते हैं। यदि T1 समय पर सांद्रता C1 दी हुई है, T2 समय पर सांद्रता C2 दी हुई है, तो इनके मध्य यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेग, ये जो आपका आरेख है, इसकी सहायता से अपन वेग निकालें तो औसत वेग को अपन v बार से प्रदर्शित करते हैं। तो v बार बराबर प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन C2 माइनस C1 बटे समय में परिवर्तन T2 माइनस T1, तो v बार बराबर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आ जाता है। ये औसत वेग का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर प्लस माइनस जो होते हैं, प्लस तो प्रदर्शित करेगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को, और माइनस प्रदर्शित करेगा आपके जो क्रिया कारक होते हैं उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो। तो ये था अपना औसत वेग वाला टॉपिक भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से अपन इस विषय वस्तु को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसी प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से इनको आप लोग नोट करते रहें। कहीं पर आपको कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सूचित करें, ताकि आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहाँ पर कर पाऊँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना एक छोटा सा पार्ट जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.